अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बगल में ये जो घंटे का निशान है इसे भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल पाए। स्वागत है आपका एक बार फिर। तो हमारा इतिहास विषय में जो पहला अध्याय है ईंट, मनके और अस्थियां, इसके 7 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। आज इस चैप्टर का 8वां जो लेक्चर है ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। इसमें आज हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था या जो उद्योग धंधे थे वो किस प्रकार होता था, और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से उद्योग ये लोग उस समय करते। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर को। चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियां। इसके अंदर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और जो वाणिज्य था वो किस प्रकार होता था। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो अभी आपके सामने उस समय के जो उद्योग थे और जहां पर ये उद्योग स्थापित थे उसकी एक लिस्ट आएगी, आप इसको ध्यान से देखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य बात कर रहे थे हम उद्योग, और उस समय उस उद्योग के केंद्र कौन कौन से थे। तो आपकी स्क्रीन में ये भी आएगा, तो ये आ गया। देखिए इसमें 2 हेडिंगों में हमने इसमें टाइप किया है। पहला है उद्योग, दूसरा है केंद्र। तो बर्तन उद्योग उस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बर्तन उद्योग काफी मात्रा में था। धातु उद्योग भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। मनका चंदूहड़ो और लोथल में। चूड़ी उद्योग कालीबंगा और चानूदड़ो। कांसा उद्योग मोहनजोदड़ो। ईंट उद्योग सभी जगह, यानी कि ईंटों का जो निर्माण होता था सिंधु घाटी सभ्यता में वो सभी जगह में ईंट बनाते थे। अब ईंट बनेंगे तभी तो उनके घर, उस समय जो घर थे, घर उन्होंने किस चीज के बनाए थे, ईंटों के बनाए थे। ईंट का निर्माण सभी जगह होता था। हाथी दांत उद्योग भी उस समय था। प्रसाधन उद्योग मोहनजोदड़ो और चानूदड़ा में। कछुए की खाल से भी कुछ संबंधित उद्योग थे जो थे लोथल में। सीप उद्योग जो था बालाकोट में। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो नागेश्वर और बालाकोट जो 2 जगह हैं, यहाँ सीप उद्योग या मनकों का निर्माण सबसे ज्यादा मात्रा में होता था। उसका कारण भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये दोनों जगह अरब सागर के बगल में स्थित है, यानी अरब सागर से लगी हुई है, तट से लगी हुई है। तो इनको आसानी से वहां पर सीप, शंख, इस तरीके की वस्तुएं मिल जाती थी जो समुद्र से प्राप्त होती। और लास्ट इसमें होता था मूर्ति निर्माण उद्योग। ठीक है, तो इतने उद्योग उस समय प्रचलित थे, लोग इन कामों में लगे हुए थे। चलिए शुरू करते हैं इस पर चर्चा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो थे और जो लोथल, ये जो नगर थे, उनकी समृद्धि का जो प्रमुख स्रोत था व्यापार और वाणिज्य था। तो उस समय ये 3 जगह जो थे व्यापार के प्रमुख जगह थे। ठीक है, अगला, ये जो सारे व्यापार थे ये जल और स्थल दोनों मार्गों से होते थे। ये जो सभ्यता पनपी थी ये नदियों के किनारे बनती थी, और दोनों ही जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो दोनों क्षेत्र थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, यहाँ पर कच्चे माल और प्राकृतिक संपदा का बिल्कुल क्या था, अभाव था। तो ये जो ज्यादातर जगह सिंधु घाटी सभ्यता की थी, इन दोनों को भी छोड़कर, वहां पर कच्चे माल का एक अभाव था, दूसरा प्राकृतिक संपदा का भी अभाव था। अब जब ये कच्चा माल होगा नहीं
या प्राकृतिक संपदा कहने का मतलब जो खनिज पदार्थ हैं वो होंगे नहीं तो हमारा जो व्यापार है वो हो नहीं सकता है, या जो उद्योग धंधे हैं वो चल नहीं सकता है। तो इसके लिए ये लोग दूसरी जगहों से कच्चे माल को क्या करते थे, लाते थे, कच्चे माल को लाते थे, और फिर जो उद्योग जिस जगह पर उद्योग थे वहां पर उनको उस कच्चे माल से उनको सामानों को तैयार करते थे। ठीक है। अब जब ये बाहर से सामान लाते थे तो कोई ना कोई उस समय इनका व्यापारिक संगठन रहा होगा। नगरों में जो कच्चा माल आता था वो अपने आसपास या सुदूर स्थानों से उपलब्ध किया जाता था, मतलब इनके आसपास जितना माल है वहां से ये माल लेंगे या दूसरे स्थानों से माल ये मंगाते थे। तो ये माल कौन कौन से थे, जो कच्चा माल था कौन कौन से थे जो ये दूसरी जगहों से मंगाते थे, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले देखिए अभी आपके सामने ये मैप आया है। मैप में जो तीर का निशान है बना होगा, आपको बता दें अभी, ये जो तीर का निशान है हड़प्पा से यहाँ इन जगहों से व्यापार होता था। इसका नाम अभी मैप में दिया नहीं है इस जगह का। और ये मोहनजोदड़ो है। तो ये तीर का जितने भी निशान बने हैं, हिली, बहरीन, तारूर, निप्पुर, उरूक, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी माल लोग ये क्या करते थे, कच्चा माल मंगवाते थे। उरूक, मारीनगर, पुरनगर, तो इन जगहों से कॉपर ये आता था, कॉपर। तो ये सारा आप मैप एक बार देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सामान ये मंगाते थे। तो सबसे पहले जो सामान ये मंगाते थे वो था बिटुमीन। अब आपने आमतौर पर बिटुमीन को देखा होगा, और जो साधारण सी भाषा है, लोकल भाषा जो हमारी लैंग्वेज है, इसमें हम बिटुमीन को कुछ और भी कहते हैं। तो अभी आपके सामने एक पिक्चर आएगी, आप कोशिश करिए उसको जानने की कि ये बिटुमीन आखिर होता क्या है। तो अभी एक पिक्चर आई है आपके सामने, तो ध्यान से देखा होगा आप लोगों ने, और बहुत से लोगों ने इसको पहचान भी लिया होगा। साधारण भाषा में सड़क बनाने के लिए हम लोग अब इसको यूज करते हैं, और साधारण भाषा में इसको डामर भी कहा जाता है, डामर, जिससे सड़कों का निर्माण करता है। तो इतिहासकार मार्शल के अनुसार ये सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर फरात नदी से आया था। फरात नदी के तट से बिटुमीन उस समय लाया जाता था। ठीक है। अब हम दूसरे जो पदार्थ हैं ऐसे करके एक एक करके आपके पास सूची आते रहेगी और चित्र भी आते रहेंगे, तो आप इसको नोट भी करिए। अगला है अलाबास्टर। अलाबास्टर को आपने देखा भी होगा, लेकिन इसके नाम से भी आप अभी अनजान हैं। ये एक इमेज आई है आपके सामने, एक और इमेज। ये जो अलाबास्टर है, ये रासायनिक नाम इसका आपने सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घर में पुट्टी करते हैं जिससे ऊपर डिजाइनें बनती हैं छत में, तो अलाबास्टर भी इसको कहा जाता है। तो ये वो उस समय बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था। इसका एक नाम, इसको जिप्सम भी कहा जाता है। जिप्सम आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हरसॉट या जिप्सम, ये खनिज पदार्थ है। इसे सेलेनाइड भी कहते हैं। ठीक है। और ये आपको संगमरमर की तरह होता है, और जब ये पानी में मिलाते हैं, ये हरसॉट या सेलेनाइड, या इसको सेलखड़ी, जिप्सम को सेलखड़ी भी कहते हैं। पानी में मिलाने के बाद ये फिर क्या बन जाती है, पुट्टी बन जाती है, तो सेलखड़ी भी कहते हैं इसको। तो ये अलाबास्टर था। ये संभवतः उस समय बलूचिस्तान से लाया जाता था, और जो ज़्यादातर सेलखड़ियाँ हैं बलूचिस्तान और राजस्थान से लाई जाती थी। ठीक है। इसका मुख्य स्रोत ये था। इसके अलावा जो इतिहासकार राव हैं, इनका कहना है कि धूसर और कुछ पांडु रंग की सेलखड़ी
संभवतः दक्कन यानी कि दक्षिण भारत से भी आती थी, दक्कन से आती थी। उनका ये भी मानना है कि गुजरात के देवनी मूरी या किसी अन्य स्थल से ये लाई गई, यानी कि इसके बारे में, जो गुजरात के बारे में है, उन्होंने अनुमान लगाया, उन इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि गुजरात से भी लाई जाती है। अगली जो इसमें हमारी लिस्ट है, जो कच्चा पदार्थ में कच्ची धातु या पदार्थ जो मंगाते थे, उसमें है चांदी। तो चांदी देखिए कहाँ से लाते थे, मुख्यतः ये अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती थी। और चांदी का जो काम होता था उस समय आभूषण बनाने में, इसके अलावा ये लोग कुछ अल्प मात्रा में बर्तन भी बनाते थे। चांदी के क्योंकि बर्तन मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में चांदी के बर्तन भी उस समय बनते थे। इतिहासकार राव का कहना है कि कोलार जो खदान है कर्नाटक में, कोलार जो खान है, वहाँ सोने निकालने के साथ साथ चांदी भी निकालते थे और चांदी और सोने को अलग करते थे। और लोथल में चांदी है वो बहुत कम मात्रा में मिली है, जिससे अनुमान लगाया है कि वहाँ जो मिला है केवल एक चूड़ी और एक वस्तु, की पहचान कठिन है, मिली है, ये केवल एक चूड़ी और एक वस्तु ही मिली, जिससे अनुमान लगाया कि लोथल में चांदी का प्रयोग कम होता है। इतिहासकारों ने यह भी बताया है कि जो चांदी है ये कोलार की खानों से आई होगी। अन्य जो दूसरा स्रोत था वो राजस्थान और उदयपुर के समीप ज्वार खान को भी मानते हैं। इसके बाद सोने की हम बात करेंगे। तो सोने के बारे में भी, सोना आयात करते थे और सोना कोलार की खान जो कर्नाटक में है और ईरान और अफगानिस्तान से भी सोना मंगाया जाता था, ऐसा अनुमान है इतिहास का। तो सारा कुछ मैं आपको पढ़ के अभी बता नहीं रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि सोना कहाँ कहाँ से आता था। ठीक है। जो अगली जो धातु है हमारी, अगली धातु हमारी है तांबा। तो तांबा जो थी उस समय राजस्थान खेतरी की खदान थी, खेतरी क्षेत्र से आता था। तांबे का उसका उस समय जो प्रयोग होता था वो दैनिक जीवन के उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि बनाने में होता था। खेतड़ी आधुनिक जो नाम है, अभी हमने इसको जो नाम लिखा है यहाँ पर आपने टाइप किया है, ये खेतरी, ये पुराना नाम है। तो राजस्थान में जो अभी खदान है उसको खेतड़ी खदान है कहते हैं, जहाँ से अभी इस समय तांबा मिलता है। तो इतिहासकारों का भी यही मानना है कि राजस्थान से तांबा उस समय आता था। इसके अनुसार तांबे का आयात जो था दक्षिण अरब के ओमान से भी किया जाता था, और ओमान से जो तांबा आता था वो लोथल में उसका प्रयोग उस समय किया जाता था। उसके बाद है टिन। टिन के बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि ये ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, और कुछ मात्रा में झारखंड के हजारीबाग जिले में से भी टिन उसमें लाया जाता था। ठीक है। अगली जो धातु है वो है सीसा। शीशे के लिए भी इतिहासकारों ने बताया है ये ईरान धातु का भी चित्र आया। तो ये धातु उस समय ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से लाया गया होगा, और उस समय इस शीशे का कम उपयोग उसमें किया गया। अगली जो धातु है फोरोजा। फोरोजा इसका साधारण नाम है, आप लोग, और जो इसका रासायनिक नाम है बेरियम कॉपर धातु है, ये भी है। इसके लिए भी अभी आपके सामने चित्र आएगा, देखिए धातु का चित्र आ गया, ये तार है बेरियम कॉपर का। तो ये जो बेरियम कॉपर है फोरोजा, ये भी अफगानिस्तान से उस समय लाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में कुछ इनकी मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। ठीक है। अगला है जेडाइट। जेडाइट के जो उस समय मनके मिले,
और बहुत कम मात्रा में उसमें जेडाइट के मनके मिले हैं। और कहा जाता है, इतिहासकारों ने कहा है कि ये जेडाइट पामीर और, तो देखिए अभी इमेज ये आपके सामने आई है, तो अपनी बात थोड़ा मैं रोकता हूँ। जेडाइट एक पत्थर है और काफ़ी कीमती पत्थर है। तो इसका भी, ये पत्थर भी उस समय, जेडाइट जो है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, लेकिन कम संख्या में। अब कम संख्या में मिला है तो अनुमान लगाना, आप अनुमान लगा ही लीजिए कि ये उस समय कीमती रहा होगा। तो इसको जो पामीर का पठार है या पूर्वी तुर्किस्तान है, वहाँ से लाया जाता था, और तिब्बत और उत्तरी बर्मा में भी यह उपलब्ध है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं हम कि तिब्बत या उत्तरी बर्मा से ही इसको लाया जाता था। इसके जो मनके मिले हैं बहुत ही कम मात्रा में। अगला है हमारा लाजवर्द। ठीक है, इसका भी जो उपयोग होता था मनके बनाने के लिए होता था। मोहनजोदड़ो में जो लाजवर्द के 2 मनके मिले हैं, हड़प्पा में इसके 3 और लोथल में इसके 2। और जो लाजवर्द के जो मनके हैं लाजवर्द के, सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया में मिले, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता था। ये होता है लाजवर्द। देखिए ये भी एक पत्थर है, मनके बनाने के लिए इनका उपयोग होता था। तो जब सबसे ज़्यादा इनका उपयोग, अभी हमने बात की मेसोपोटामिया में किया जाता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये लाजवर्द को मेसोपोटामिया से ही आयात किया जाता होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उसके बाद लाल रंग, ये फारस की खाड़ी में जो एक हिरमुज द्वीप है, वहाँ पर चमकदार लाल रंग मिलता है। तो माना जाता है कि ये लाल रंग कच्छ की खाड़ी और मध्य भारत से, या फिर फारस की खाड़ी, जो फारस की खाड़ी में जो हिरमुज द्वीप है वहाँ से भी मंगाया जाता था। इस लिस्ट में अगला हमारा है हेमेटाइट। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा हेमेटाइट जो एक अयस्क है, लोहे का अयस्क है। तो जो खनिज पदार्थ धरती से हमें मिलते हैं उसमें एक है हेमेटाइट, जिसको बाद में, जिससे लोहे की धातु अलग की जाती है। ये इस तरीके का ये धातु, एक खनिज पदार्थ मिलता है जिसके बाद में, जिससे बाद में लोहे की धातु को अलग करते हैं। ठीक है, और ये राजपूताना से आता था उस समय। राजपूताना मतलब उस समय राजस्थान के आसपास के क्षेत्र है जहाँ पर उसमें राजपूत लोग रहते थे। तो राजपूताना उसमें नाम होगा कुछ जगह का राजस्थान के आसपास। अगला है शंख और घुंघे, ये आपने देख लिया है। तो समुद्र के किनारे जितने जो नगर स्थित है वहाँ से ये प्राप्त किए जाते होंगे, और फारसी खाड़ी से भी इसको प्राप्त किया जाता था, और भारत के पश्चिमी समुद्र तट से भी। अगला जो पत्थर है हमारा वो है गोमत कार्नेलियन। अभी आपके सामने इसका एक चित्र आएगा, देखिए। ये जो था ये भी राजपूताना, पंजाब, मध्य भारत, काठियावाड़ आदि क्षेत्रों से मंगाया जाता था। अगला इसमें जो हमारा एक पत्थर है वो है स्लेटी पत्थर। स्लेटी पत्थर आपने देखा होगा, परतदार एक पत्थर होता है। आप देखिए चित्र में इस तरीके से परतदार जो पत्थर है वो, स्लेटी पत्थर के बारे में इतिहासकारों ने बताया कि ये पत्थर राजस्थान से लाया गया होगा। ठीक है, अगला है सूर्यकांत, जिसको हम जैस्पर भी कहते हैं। मनके बनाने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। तो जो अधिकांश इतिहासकार थे, ये देखिए सूर्यकांत का ये चित्र आ गया। तो जो अधिकांश इतिहासकार थे उनका मानना है कि राजस्थान से और रंगपुर से जैस्पर को प्राप्त किया जाता था। अगला है संगमरमर। संगमरमर आपने देखा हुआ गाँव में। तो मोहनजोदड़ो में उस समय संगमरमर के कुछ टुकड़े मिले हैं, और कहा गया है कि इसको भी राजस्थान से ही ये लोग आयात करते थे। अगला है चार्ट।
ये भी एक पत्थर है जो शक्कर रोहिणी, चार्ट इस तरीके का एक पत्थर है जो शक्कर रोहिणी, अभी इस समय आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है ये जगह, वहां से ये मंगाया जाता था। अगला है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन भी एक पत्थर है, लाल रंग का पत्थर, जो मनके बनाने में उपयोग में लाया जाता था। और ये देखिए, इसे भी राजस्थान से लाया गया होगा। हमारी अगली लिस्ट में है फुक्साट, जो ये भी एक पत्थर है जिसे मैसूर से प्राप्त किया गया होगा उस समय। उसके बाद आता है अमेजोनाइट। ये आपके सामने अभी इसकी इमेज आई, अमेजोनाइट। ये भी एक पत्थर है जो मनके बनाने के लिए उपयोग होता था। और कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार ये दक्षिणी नीलगिरी की पहाड़ियों से या कश्मीर से प्राप्त किया गया होगा। और अहमदाबाद के उत्तर में जो हीरापुर पठार है और गुजरात में सौराष्ट्र है, वहां पर भी ये अमेजोनाइट पत्थर है, ये मिला था। उसके बाद आते हैं लास्ट जो इसमें वस्तु है वो है देवदार और शिलाजीत। देवदार के पेड़ आपने देखे होंगे, तो देवदार जो ये मंगाते थे उसके बीज जो है उससे औषधि, जो देवदार की जो बीज होते हैं उससे औषधि भी बनती है। इसके अलावा जो इसकी लकड़ी है वो इमारती लकड़ी के काम भी आती है। तो हो सकता है कि भवन निर्माण में देवदार या इस तरीके की अन्य लकड़ियों का उसमें यूज किया जाता था, लेकिन इतिहासकारों ने देवदार का ज़्यादा उल्लेख किया है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है शिलाजीत, आप देखिए ये जो है देवदार का पेड़ है और ये है शिलाजीत। तो शिलाजीत जो था चट्टानों से प्राप्त किया जाता था, और देवदार भी जो है उच्च हिमालयी जो क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ पर देवदार बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि ये दोनों चीजें हिमालय से लाए जाते थे। तो इतनी चीजों के बारे में आज हमने बात की, तो आप इसको लिख लीजिए। और प्रश्न पूछा भी जाता है बोर्ड की परीक्षा में कि उपमहाद्वीपों से बाहर व्यापार कैसे होता था और कौन कौन सी वस्तुओं का आयात किया जाता था, या सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से उद्योग धंधे उसमें थे और उनके केंद्र क्या थे। तो आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने अभी लास्ट में इसमें माल प्राप्त करने की जो नीति है उसकी एक PDF जो कक्षा 12 की किताब में है वो भी यहाँ पर दी है, तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। और उपमहाद्वीपों के बाहर की जो कच्चा माल था ये कैसे आता था, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो कुछ यहाँ भी लिख रखी हैं, तो आप एक बार इसको भी जरूर पढ़िए और इसका अध्ययन करिए। और जो सुदूर क्षेत्र थे, जो दूर के क्षेत्र थे, वो कैसे उनसे संपर्क करते थे और कैसे वहाँ से ये सामग्री आती थी, ये भी देखिए आप। तो ये तीन जो मैंने आपको PDF, एक ये, दूसरी और तीसरी, 3 PDF डाल रखी है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था, जो कच्चा माल आता था, उसके बारे में है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ों में अगर कोई भी परेशानी है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि इस समय कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है। तो आप लोग घर पे रहिए और घर पर ही स्टडी करिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।